नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की। सरकार ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को 3 कैटेगरीज में बांटा है। तीनों कैटेगरीज को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी के साथ मॉर्गन स्टैनली के स्ट्रैटेजिस्ट माइकल विल्सन की भी बात करेंगे। इन्होंने अपनी लंबी समय से चली आ रही मंदी की कॉल को छोड़ दिया। क्या है इसके मायने? अमेरिकी अर्थव्यवस्था के दिन क्या पलटने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे स्टारलिंक की। स्टारलिंक जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है। मस्क के स्टारलिंक को सरकार से फाइनल मंजूरी भी मिल गई, लेकिन इसकी कीमत सस्ती नहीं होगी। कहा जा रहा है कि 33,000 रुपए में डिवाइस और मंथली 3,000 रुपए में अनलिमिटेड डेटा प्लान मिलेगा। इस कीमत पर क्या भारत के लोग स्टारलिंक का प्लान खरीदेंगे? क्या मतलब है स्टारलिंक के भारत आगमन का, जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे कैसे छोटी बचत योजनाएं बैंक डिपॉजिट्स के लिए चुनौती बन रही। असल में आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों से ब्याज दरों में लगातार कटौती की, जिसके कारण बैंकों के जमा पर ब्याज दरें कम होने लगी, जबकि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अभी भी अच्छी मिल रही। अगर किसी को मोटा पैसा बनाना है तो वो किन स्कीम्स में पैसा लगाए जिससे उसे तगड़ा रिटर्न मिले, आसान भाषा में उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर 3 लक्ष्मण रेखाएं खींच दी। पहली है नॉन निगोशिएबल, दूसरी है वेरी सेंसिटिव और तीसरी है लिबरल। सर, पहली श्रेणी में किन वस्तुओं को रखा गया है और क्या उन वस्तुओं पर मोल भाव या बातचीत नहीं हो सकती है? सर, आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर चर्चा चल रही है, काफ़ी वक्त हो गया और दोनों देश इस बात को कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक हम एक ट्रेड डील, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है, वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अब जो पहले ट्रेंच की जो ट्रेड डील होने वाली है, उसको लेके उसमें जो बार बार सरकार भी, और अभी बिल्कुल हाल में पीयूष गोयल का भी बयान आया है कि हम सबसे पहले ऐसी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पे डील करना चाहते हैं जो सबसे आसान है जी। अब उसमें एक खबर ये आ रही है, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील को लेके बातचीत है, कि सरकार ने जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको लेके एक बिल्कुल साफ तौर पर रेड लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दी हैं। उसमें एक नॉन निगोशिएबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, दूसरी लिस्ट ऐसे प्रोडक्ट्स की है जो बहुत सेंसिटिव हैं, और तीसरी लिस्ट ऐसे प्रोडक्ट्स की है जहाँ पे कि एक लिबरल अप्रोच सरकार अपनाने के लिए तैयार है। अब नॉन नेगोशिएबल आइटम में ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती, या ये कहें कि अमेरिका को ऐसे प्रोडक्ट्स को भारत में भेजने की, यानी भारत के इंपोर्ट करने की और अमेरिका के एक्सपोर्ट करने की, उसमें भारत किसी तरह की रियायत अमेरिका को नहीं देने वाला जी। मुख्य तौर पर इसमें 2 प्रोडक्ट्स मान के चलिए, एक हो गया आपका चावल और दूसरा गेहूँ। गेहूँ और चावल पर सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। अभी हाल में हॉवर्ड लटनिक जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि दोनों देशों के किसानों को लेके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील हैं, और उसी में ये प्रोडक्ट आ जाते हैं जहाँ पे कि भारत नहीं चाहता कि ऐसे उत्पाद कृषि से जुड़े जो सीधे तौर पर लाखों किसानों से जुड़े हों, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, एमपी हो, जहाँ पे गेहूँ, धान की आपकी जो फसलें हैं बड़े पैमाने पर होती हैं, उनसे जुड़े हुए किसान जो कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील हैं, वहाँ सरकार किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। सर, क्या प्रवीण सर, क्या इस कहानी में जो फार्म बिल को लेकर जो हाल फिलहाल में जो बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको भी इस कहानी में जोड़कर देखा जा सकता है? इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इसलिए क्या वजह है कि फार्म प्रोडक्ट्स को सरकार जो है इस प्रोडक्ट्स को लेकर इतनी संजीदगी दिखा रही है? नहीं, फार्म प्रोडक्ट्स को लेकर संजीदगी बहुत पहले से, हमेशा से रही है। मतलब कृषि उत्पादों को लेके और किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेके चीज़ें हमेशा से संवेदनशील रही। किसान भारत में सबसे बड़ा तबका है, वोटर के लिहाज से भी देख लीजिए और वैसे भी देख लीजिए, पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए। जो भारत की जो पूरी जीडीपी का एक बड़ा जो हिस्सा है
60% तो पॉपुलेशन जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है सर, मोस्टली माना जाता है कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। उसका यील्ड जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 4-4.5% के आसपास का है, तो वो परसेंटेज वाइज कम है जीडीपी में उसका, इसीलिए सरकार चाहती है कि लोग कृषि से निकलकर दूसरे धंधों में आए जी। खैर, लेकिन अब वो राजनीतिक तौर पर बड़ा मसला है, और किसानों की कमाई से मान लीजिए अमेरिका से डंप होने लगे गेहूं या दूसरे प्रोडक्ट ऐसे जो सेंसिटिव हैं, तो वो एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी सरकारों के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से भी। दूसरी कैटेगरी में बात आ जाती है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि बेहद सेंसिटिव हैं, जिनमें जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से, जैसे कि सेब है, सेब को लेकर कहा जा रहा है, एप्पल है, अब हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, तो यहाँ पे भी किसानों की, चाहे आप कमाई देख लीजिए या किसानों के लिहाज से राजनीतिक तौर पर भी संवेदनशील ये मसला है। इन प्रोडक्ट्स को सेंसिटिव कैटेगरी में रखा है, जहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्टिव टर्म में आपको अमेरिका को भारत में एंट्री करने की इजाज़त दी जाएगी, या तो उसमें एक MIP लगेगी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगेगा, या फिर एक कोटा तय हो जाएगा कि इतने किलो या इतने टन से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट इंडिया नहीं आ सकता। जैसा कि जो नई EV पॉलिसी है जिसमें कि 8000 कारें हैं आपकी, वो लाने की इजाज़त है, तो उस तरह का कोई एक कोटा तय किया जा सकता है जी। लेकिन प्रवीण सर, बादाम, पिस्ता, अखरोट और कहा जा रहा है कि ब्लूबेरी को रखा गया है लिबरल कैटेगरी में, क्यों सर? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्या हाईली जो रिच पीपल हैं, जो HNIs हैं, वही खरीदते हैं, खाते हैं? बिल्कुल, अब आपने उसका जवाब दे ही दिया। एफ्लुएंट जो क्लास है, जिसके पास पैसे हैं, जिस पर फ़र्क नहीं पड़ता, या बहुत ज़्यादा जिनकी बिक्री नहीं है ऐसे, और जिसकी पैदावार भी भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स को लाया जा सकता है। किसानों के लिहाज से संवेदनशील भी नहीं है, ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स को भारत में एक लिबरल तरीके से गिव एंड टेक केस के हिसाब से, कि आप जिस प्रोडक्ट पे जितना दे रहे हो उतने हिसाब से हम आपसे टैरिफ को करेंगे, तो ये वहाँ पे जो अप्रोच को सरकार लिबरल रखना चाहती है। प्रवीण सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि 9 जुलाई की जो तारीख है बहुत जल्द जो है नज़दीक आने वाली है। कहा जा रहा है कि उससे पहले अगर ट्रेड डील नहीं होता हुआ दिखेगा तो फिर 26% जो टैरिफ है उसका मार पड़ सकता है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, उससे पहले क्या सब बातचीत बन जाएगी? नहीं, देखिए, उससे पहले ट्रेंच का एक मोटे तौर पर समझौता हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें हैं। भारत भी अपना रुख, और जब से अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ करने की बात की है, तब से भी रुख भारत का भी थोड़ा सा, आप समझे कि अपनी चीज़ों पे स्टिक है इंडिया भी। तो एक जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना मुश्किल है, लेकिन ये पहले चरण की एक डील हो सकती है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स को शामिल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार अमेरिका के साथ ये बातचीत कर सकती है कि आप जो 9 जुलाई की डेडलाइन है इसको और आगे खिसकाएं, और हो सकता है अमेरिका जिस तरह के हालात हैं, हो सकता है कि इसको आगे शिफ्ट करे बहुत सारे देशों के लिए जिनके लिए पॉज लगाया गया था 9 जुलाई तक के लिए। अब सर, ट्रेड डील की बात हो रही है, तो इंडिया US की तो बात हो गई सर, अब थोड़ा भारत को छोड़कर अब अमेरिका और चीन की बात कर लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि उनके बीच भी रसाकसी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही थी। जिस तरह से आप देखिए, चाइनीज़ रेयर अर्थ मेटल का मुद्दा हो, लेकिन हालांकि कल उनकी मुलाकात हुई है यूरोपियन यूनियन में, कहा गया कि उसमें बैठक में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर, रेयर अर्थ मेटल का मामला हो या और भी कई पॉइंट्स है, वहाँ पर अभी भी रसाकसी देखने को मिल रही है, जिस वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और चीन ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को थोड़ा सा एक रियायत देने की बात कही है रेयर अर्थ मैग्नेट के मामले में, जो कि खास तौर पर ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए रियायत देने की बात की है। लेकिन भारत को अभी भी जो सप्लाई है उसको लेके चीज़ें मुश्किल बनी हुई हैं। दोनों देशों के बीच, चीन और अमेरिका के बीच में लंदन में बातचीत भी हुई है, और जिसको लेके कहा जा रहा है, कोई ट्रंप ने कहा कि कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं, कुछ अच्छा निकल कर आएगा उसमें बातचीत में। हो सकता है दोनों देश किसी जो अभी जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक समझौता किया था एक तरह से, जहाँ पे कि दोनों देशों ने एक बड़ा हिस्सा वापस ले लिया था टैरिफ का, अब हो सकता है उसमें अगला कदम भी बढ़ाते हुए दिखाई दें। तो देखना होगा कि दोनों देशों के बीच बातचीत कहाँ पर पहुँच रही है, क्या कुछ अच्छे आउटकम, क्योंकि अमेरिका के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं इस वक्त जी। लेकिन सर, अब तमाम जगहों से गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, तो गुड न्यूज़ की बात हो रही है तो जरा मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स को भी ले आते हैं इस रिपोर्ट में। ये कह रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली के स्ट्रैटेजिस्ट हैं माइकल विल्सन,
वो 2024 से कहा जा रहा था सर कि वो लगातार मंदी मंदी चिल्ला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, कहा है कि अब अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। तो क्या मेरा आपसे प्रश्न है सर कि क्या अमेरिका में सब कुछ ठीक होने वाला है? हालांकि जो डेटा कह रहे थे वो तो 0.7% का श्रिंक दिखा रहे थे इकॉनमी में, कहा जा रहा था कि हाइपर इन्फ्लेशन है, तमाम तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है अमेरिका। नहीं, चुनौतियों से तो अमेरिका अभी भी जूझ रहा है, सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई, ना चीन के साथ डील हुई है, ना बाकी दुनिया के साथ जो टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटीज़ थी वो खत्म हुई हैं। लेकिन माना ये जा रहा है, और जो न केवल मॉर्गन स्टैनली बल्कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, ऐसे तमाम जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनकी अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनकी जो अगर आप रिपोर्ट्स को देखेंगे तो वो एक बार इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका का जो टैरिफ का पॉज है, या जो टैरिफ को लेके जो चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है, वो अमेरिका के लिए मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो S&P 500 है उसमें हमने अप्रैल में रिबाउंड होता हुआ देखा, क्योंकि टैरिफ को लेके अमेरिका ने पॉज लगाया, चीज़ें सॉल्व होते हुई दिखाई दे रही हैं दुनिया भर में, और इस वजह से जो अमेरिकी बाजार हैं वो आगे अच्छा कर सकते हैं, उसको लेके एक ऑप्टिमिस्ट जो है वो इन्वेस्टर बने हुए हैं। तो ग्रोथ को लेके भी ये लग रहा है कि ग्रोथ उतनी ख़राब नहीं होने वाली जितनी आशंका थी इस सब से, और एक जो स्लो डाउन का डर था शायद उससे बचता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है, और बाजार भी अमेरिका के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, ये तमाम जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अब प्रवीण सर, द बिगर पिक्चर पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत जो है अमेरिका के साथ बहुत जल्द ही ट्रेड डील करता हुआ दिखेगा, फेज आउट मैनर में सब चीज़ें हो जाएंगी, चाइना के साथ भी बातचीत हो ही रही है। तो द बिगर पिक्चर की बात की जाए कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की चिंता जो बाजार को, दुनिया भर की इकॉनमीज़ को डर उसका जो था वो सता रहा था, तो क्या वो पूरी जो डर वाला जो माहौल है वो अब खत्म होता हुआ दिखेगा? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की जो छाप है वो अब खत्म होती हुई दिखेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा अभी कतई नहीं कहा जा सकता कि दुनिया के ऊपर जो छाए हुए संकट के बादल थे वो छट गए हैं, खत्म हो गए हैं। संकट अभी बरकरार है। अभी किसी देश के साथ एक्सेप्ट यूके, ब्रिटेन को छोड़ दें तो किसी देश के साथ अमेरिका की अभी कोई ट्रेड डील हुई नहीं है। चीन के साथ बातचीत चल रही है, और जो चीन को जो 30% के टैरिफ की बात है, उसके बावजूद अगर आप चीन के नंबर्स को देखेंगे तो चीन की हालत ख़राब है। अभी डेटा आए हैं चीन के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, जहां पे ये बताया जा रहा है कि चीन में डिफ्लेशन और गहरा गया है। जो अनुमान थे उससे भी ज़्यादा जो फैक्ट्री जो गेट जो प्राइसेस हैं उसमें और गिरावट आई। तो चीन डिफ्लेशन का शिकार हो गया है। तमाम स्टिमुलस पैकेज देने के बावजूद चाइना में डिमांड सर्वाइव नहीं कर रही है, डिमांड उठ नहीं रही है। तो चीन की समस्या अलग है। उसके साथ चीन ने जो पलटवार किया है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, वो पूरी दुनिया में भारत को लेके भी, अभी मारुति सुजुकी को भी लेके आई कि उसने ईवी का जो प्रोडक्शन है उसको लेके अपने कटौती की बातें कही हैं। स्विफ्ट का प्रोडक्शन जापान में बंद हो गया है। कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इस बात की मुश्किलें जताई जा रही हैं। जून एक और रिपोर्ट आई है, अभी क्रिसिल की संभवतः रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कहा गया है कि अगर जून अंत तक समस्या सुलझती नहीं है तो भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो भारत के लिहाज से देख लीजिए, चाहे चीन के लिहाज से देख लीजिए, चाहे अमेरिका के लिहाज से देख लीजिए, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त संकट खत्म नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग बरकरार है। तो ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटीज़, टैरिफ के अलावा भी जो टेंशन है वो लगातार बनी हुई है। उनका जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं आता तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि दुनिया एक बार फिर से पटरी पर लौट चुकी है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की फाइनल मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल आ रहा है कि भारत में इसकी कीमतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी। बीते समय में आई कई रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में स्टारलिंक सस्ता हो सकता है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है वो आपको चौंका सकती है। स्टारलिंक का टैरिफ प्लान भारत में भी वैसा ही रहने वाला है जैसा कि पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश और भूटान में। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि अगर आप स्टारलिंक का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले आपको लगभग 33,000 रुपये सिर्फ डिवाइस के लिए चुकाने होंगे। इसके बाद अनलिमिटेड डेटा का मंथली प्लान 3,000 रुपये से शुरू हो सकता है। सर, ये महंगा सौदा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। एक जो खबर आ रही थी इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी
जिसमें ये कहा गया था कि 800 साढ़े 800 रुपए के आसपास का प्लान हो सकता है, $10 उसका पूरा एक तरह से वो उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टारलिंक को लेके जो बात थी, जो पहले खबरें आ रही थी कि 3,000 साढ़े 3,000 रुपये प्लान होगा, 33,000 रुपीज़ का आपका जो फिक्स्ड जो उसका इंफ्रा है उसकी कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी। तो अब ये अगर, और ये भी खबर सोर्सेज के हवाले से है बाय द वे, बता दें, जब तक माना ये जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने के भीतर स्टारलिंक अपनी सर्विसेज शुरू कर देगी। लेकिन अगर अब जो प्राइसिंग को लेके बात आ रही है, चाहे सोर्सेज के हवाले से ही सही, अगर ये प्राइसिंग रखने की, और इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो प्राइस पॉइंट श्रीलंका या भूटान में है तकरीबन वैसे ही, या बांग्लादेश में वैसे ही प्राइस पॉइंट भारत में रहेंगे स्टारलिंक की ऑफरिंग्स में। अब अगर ये इस तरह के प्राइसिंग पर स्टारलिंक इंडिया में एंट्री करती है या ग्राहक बनाना शुरू करती है, तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा मार्केट का एक्सेस मिल पाना या मार्केट में अपनी पेनिट्रेट कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से भारत का बाजार बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, अफोर्डेबिलिटी को तलाशने वाला बाजार है। 3,000 साढ़े 3,000 को अफोर्ड करने वाले बहुत चुनिंदा लोग होंगे। और ऐसे में एक जो, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो जो घरेलू टेलीकॉम, जो टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम कंपनियां थीं, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, अगर ये 3,000 रुपये का प्लान लेके आती है स्टारलिंक, तो कम से कम इन कंपनियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने ट्राई को लेके चिट्ठी लिख दी थी और जिन्होंने जो एक मैं वही प्रश्न पूछने वाला था सर कि COI भी चीखने लगे, बोलने लगे, उसके साथ जुड़ गए जियो वाले और एयरटेल वाले भाई साहब भी कि भाई आपने जिस तरह से, उन्होंने फेवरेटिज्म का आरोप लगाया था, वो वाला मामला क्या था सर, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, इन जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है COAI, उसने चिट्ठी लिखी सरकार को, DOT को, और कहा कि साहब जो ट्राई की रिकमेंडेशंस हैं कि स्पेक्ट्रम को, जो सेटकॉम है उसको आप नीलाम नहीं करेंगे और हम उसको एलोकेट करेंगे, तो वो जो है वो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला नहीं रहेगा, वहाँ पे मुकाबला कमज़ोर हो जाएगा हमारे लिए, जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, और स्टारलिंक को या कोई पर जो है अमेजॉन की, उनको बढ़त मिलेगी इस तरह के मामलों में। तो अब अगर प्राइस को लेकर अगर आप देखेंगे तो फिर जो प्राइस है, जहाँ पे कि 300 साढ़े 300 रुपये मंथली का आपका प्लान मिल रहा है आपको, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो, वहाँ पे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये कोई क्यों खर्च करेगा, एक बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो स्टारलिंक का मान लीजिए जो डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ करने वाले हैं, वो फिक्स डिवाइस एक जगह लगेंगी, एक सर्टेन एरिया में ही आप उसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे, वहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा आपके मोबाइल पर, जबकि आप मोबाइल में जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क चल रहा है वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो और कम प्राइसिंग पे अगर वो आपको मिल रहा है। तो ये स्टारलिंक के लिए मुझे लगता नहीं कि आसान होगा फिर भारतीय जो ग्राहक हैं उन में अपनी जगह बनाने के लिए। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से हमारे व्यूअर भी पूछ रहे हैं कि सर से पूछिएगा कि जिस तरह से स्टारलिंक के साथ जो पार्टनरशिप की बात कही गई कि जियो ने पार्टनरशिप किया, एयरटेल ने भी पार्टनरशिप किया, VI भी बातचीत कर रही है, BSNL की भी बात खबर चल रही थी कि वो भी स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसे में अब जो प्राइस को लेकर हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि 3,000 के आसपास हो सकता है, तो क्या इनके भी प्लान्स कुछ अफेक्ट हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रही है जनता सर। क्या इनके भी कीमतें बढ़ जाएंगी क्या? 3,000 वाले से पार्टनरशिप करेंगे तो फिर महंगा हो सकता है, नहीं महंगा हो सकता है, क्या है मामला ये? या पार्टनरशिप वाली पूरी कहानी आप? नहीं, पार्टनरशिप जो हुई है जियो की और मान लीजिए स्टारलिंक की, वो पार्टनरशिप है कि जैसे रिलायंस रिटेल के स्टोर हैं या डिजिटल के स्टोर हैं, वहाँ पर आपका जो स्टारलिंक का जो फिक्स्ड जो इंफ्रा है, जिसमें हो सकता है उनकी डिश एंटीना हो, बाकी मॉडेम वगैरह जैसे इक्विपमेंट हो, उनकी बिक्री वहाँ से होगी। उसके बाद आपको उनका प्लान सब्सक्राइब करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, वो वहाँ से फिक्स्ड सेट आप वहाँ से खरीदेंगे। ये कंफ्यूजन है सर। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तौर पर रिलायंस डिजिटल के और इनके आउटलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके लिए ही करार है। बाकी जो जियो लेकर आएगी अपना जो सेटकॉम का, उनकी ऑफरिंग बिल्कुल अलग होंगी स्टारलिंक से। जनता में बहुत कंफ्यूजन है सर कि शायद कहीं इनके साथ पार्टनरशिप ना करें तो फिर एक तरह से मोनोपोली ना हो जाए कि 3,000 में मिल रहा है तो भाई सबको अब लेना पड़ेगा उसी के भाव पे। नहीं, ये देखिए मोनोपोली होना या इस मार्केट में प्राइस बढ़ाना आसान नहीं है।
जब पिछले साल प्राइस बढ़ाए गए थे तो उसका किस तरीके से विरोध हुआ था ये हम सब ने देखा। बीएसएनएल में शिफ्ट होना हो, बिल्कुल, तो वो आसान नहीं है और अभी से ही एक तरह की हलचल पैदा हो जाती। जब 2-1 रिपोर्ट्स अभी हाल में आई, जेफरीज की आई और बाकी कुछ एक एनालिस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि इस साल के आखिर में एक बार फिर से टैरिफ हाइक हो सकती हैं टेलीकॉम सेक्टर में। तो वो जनता को बड़ी परेशानी उसमें होती है जब प्राइस हाइक की बात आती है, मोबाइल रिचार्ज के महंगे होने की बात आती है। तो ऐसे में 3000 रुपये के लेवल पर ले जाना तो आप ये मानकर चलिए कि बिल्कुल नामुमकिन है इस वक्त किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है, बहुत गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं और मोबाइल अब सबकी ज़रूरत है। तो जिसको बार बार अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि मोबाइल जो है रिचार्ज वो ऑयल जैसा है और इसीलिए एयरटेल के लिए आने वाला वक्त बहुत सुनहरा साबित होने वाला है। तो लेकिन इतना प्राइस हाइक कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ये जो सेटकॉम है उसके लिए आपका स्टारलिंक की सर्विसेज ही इस कॉस्ट पर वो ला सकते हैं। अब उनका क्या मार्केट का गणित है वो देखना होगा, लेकिन ये कंपनियां भी अगर लेकर आती हैं सेटकॉम की सर्विसेज तो हो सकता है स्टारलिंक से सस्ती ही साबित हों। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सर कि जिस मोटिव से स्टारलिंक आ रही थी कि सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ अगर 3000 रुपये की अगर कीमत रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा सर। अब देखिए वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जो यूज़ करने वाली बात है, जैसे कॉलेजेस हो गए, आपका हेल्थ केयर सेंटर हो गए या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हो गई, मान लीजिए सरकारी दफ्तर हो गए, डिफेंस सिक्योरिटी, डिफेंस तो अपना करते वो स्टारलिंक जैसे उसके साथ, हाँ बिल्कुल, डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस वो कभी इसका यूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट डीओटी ने तो सरकारी विभागों तक को चिट्ठी लिख दी है इंडिया पाक कि आप समय नहीं अभी कि आप बीएसएनएल और एमटीएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करें अपने सारे सरकारी कामों के लिए। अच्छा, और उसके पीछे सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो ऐसे में स्टारलिंक को डिफेंस की तरफ से तो मिलने के कतई आप ये मानकर चलिए कि नहीं है, लेकिन उसको जो संस्थागत तौर पर जो इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस हैं वहाँ पे इनको एक एज मिल सकती है, जहाँ पे कि कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं सुदूर इलाकों में या अस्पताल हैं, वहाँ पे स्टारलिंक की सर्विसेज के जरिए नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा सकता है। सर मेरा अगला प्रश्न ये है, वही अफोर्ड कर पाएंगे इसको। जी, अगला प्रश्न ये है सर कि अमेजन की कुइपर के लिए कितना लेगरूम बनता है सर, क्योंकि देखिए इनके प्राइस तो आ गए, मान लीजिए 840 का भी मान लीजिए अगर भाव रखें, $10 वाला भी या 3000 वाला भी रखें तो ये तो पता है, लेकिन कुइपर के लिए कितना संभावना रहेगी इससे रेट को कम रखने की या ज़्यादा रखने की, वो वाला मामला भी हम आपसे समझना चाहेंगे। डिपेंड करेगा कुइपर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी उनकी कॉस्ट आ रही है और क्या देखिए एक इसमें मसला सरकार का भी है। सरकार क्या इन कंपनियों को ये बोलेगी कि चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो जिन लोगों के पास मोबाइल सर्विसेज या इंटरनेट नहीं है उनको देने का है, तो ऐसे में आपको कीमतें कम करके लाना पड़ेगा अगर सरकार इस तरह का, क्योंकि स्पेक्ट्रम का कोई प्राइस नहीं लिया जा रहा है जी। तो क्या सरकार ऐसा कह सकती है? ये एक मसला हो सकता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है तो हो सकता है कीमतों को लेकर कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याज दरों में कटौती से छोटी बचत योजनाओं के ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए। इसका कारण ये है कि बैंकों की जमा पर ब्याज दरें कम होने लगी, जबकि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अभी भी अच्छी। इसके अलावा प्रवीण सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि बैंकों को जमा राशि जुटाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये पूरा मामला है क्या सर, हम आपसे समझना चाहेंगे। जैसे लगातार जो आरबीआई ने 2 मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में ताबड़तोड़ 0.25%, 0.25% और अब तो देखिए 50 बेसिस पॉइंट, आप खुद भी कह रहे थे कि पूरे अगर कैलेंडर ईयर में बात करें विशाल तो 100 बीपीएस की कटौती कर दी है और हूबहू सीआरआर को में भी इस बार 100 बीपीएस की कटौती कर दी। इसका इफेक्ट जो है अब देखिए डिपॉजिट्स पर पड़ने लगा है सर। नहीं बिल्कुल, ये चिंता तो पिछले साल से आरबीआई कर रहा है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने के लिए प्रयास करें और अब समस्या डिपॉजिट ग्रोथ की लगातार बैंकों के सामने बनी हुई है। अब इसमें दिक्कत ये आ गई है और इसका एक कंज्यूमर एंगल है और एक मान लीजिए बैंकों का एंगल है। कंज्यूमर एंगल से तो चीज़ें ठीक है, बैंकों के लिए समस्या ये है कि अब उनके सामने जब ब्याज दरें नीचे आई हैं जी, ऐसे में लोगों के पास जब ऑप्शन होगा कि उनको ज़्यादा ब्याज कहीं से मिल सकता है तो वो बैंकों में पैसा जमा क्यों कराएं, बैंकों में एफडी कोई क्यों कराए, क्योंकि बैंकों ने लगातार
पहले वाले जो रेट कट हुआ था उसके बाद से डिपॉजिट रेट में कमी करना शुरू कर दिया है। हमारे पास आंकड़े भी प्रवीण से, उसके बाद चर्चा में आगे लिए चलेंगे। बिल्कुल। अब मैं कोशिश करूंगा अपने प्रोड्यूसर साहब से कि आप स्क्रीन पर वो आंकड़ा चलाएं जिसमें हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए सर, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है, उस पर आधार पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट में अभी एसबीआई में आपको कहें तो 2.70% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि आप छोटी बचत योजनाओं में देखेंगे तो वहां आपको 4% का रिटर्न मिल रहा है। एक साल की एफडी की बात करें तो एसबीआई में आपको जहां 6.30% का रिटर्न मिलेगा, तो वहीं आपको छोटी बचत योजनाओं में 6.9, 5 साल की एफडी में 6.55, तो एनएससी में यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसमें 7.7% का आपको रिटर्न मिलेगा। 10 साल की एफडी की बात की जाए तो वहाँ 6.3% मिल रहा है एसबीआई में। तो वहीं सुकन्या समृद्धि योजना से अगर हम लोगों ने इसका कंपैरिजन किया है तो वहाँ 8.2% का तगड़ा आपको रिटर्न मिल रहा है। 2% का गैप है सर, जबकि हम लोग तो आपसे डिस्कस करते रहते थे कि बैंक का पूरा धंधा ही 1% के मार्जिन पर चलता है, यानी 7% के दर पर हम लोग बैंक में एफडी कराते हैं और 8% के दर पर बैंक जो है लोन्स देती हैं, तो 1% का जो मार्जिन है उसी पर पूरा धंधा चलता है। यहाँ तो 2% का गैप है सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंकों की समस्या ये है कि एक तो उनका क्रेडिट ऑफटेक नहीं बढ़ रहा है। अभी हमने मनी सेंट्रल में ही संभवतः डिस्कस किया था कि जो बैंकों का FY25 में अगर हम देखेंगे तो जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 12.1% के अराउंड रही है। इसको आसान भाषा में समझा दीजिए सर हमारे व्यूअर्स को, क्रेडिट ऑफटेक और क्रेडिट ग्रोथ को। क्रेडिट ऑफटेक या क्रेडिट ग्रोथ एक तरह से कर्ज बांटने में जो ग्रोथ आती है उसको, जब आपने मान लीजिए पिछले साल 100 रुपये बांटा तो इस अगले साल आपने 112 रुपये बांटे। अच्छा, तो ये 12 रुपये की जो ग्रोथ है वो 12% की ग्रोथ एक तरह से हुई। इससे एक साल पहले 16% की ग्रोथ थी क्रेडिट ऑफटेक की, जो या क्रेडिट ग्रोथ अगर हम जिसको कहें। तो क्रेडिट बांटने का जो ग्रोथ है उसमें कमी आ रही है। दूसरी तरफ डिपॉजिट आपके पास आ नहीं रहे, डिपॉजिट के लिए लगातार बैंकों का संघर्ष बना हुआ है। तीसरी चीज, बैंक जो अब एफडी ऑफर कर पा रहे हैं वो एफडी कम दाम पे ऑफर कर पा रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने रेट ही घटा दिए। चौथी चीज ये है कि जब लगभग आप बताइए कि एक तरफ एक साल का जो आपका सेविंग अकाउंट का, माफ कीजिए, जो बैंकों का ब्याज दर है वो 2.7% है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का 4% है, तो आप गैप देख लीजिए जी। तो कस्टमर्स के पास ऐसे वक्त पर एक बड़ा मौका यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो बैंकों में एफडी करने की बजाय पोस्ट ऑफिस की सरकारी, जहाँ पे कि आपकी पूरी रकम की गारंटी भी है। बैंकों में 5 लाख रुपए तक का पैसा सेफ है, केवल डाकखाने में अगर आप जाते हैं वहां करते हैं तो वो पूरी सरकार की गारंटी है, उसमें आपकी एक एक पैसा सुरक्षित है। मतलब वहां डीआईजीसी वाला मामला नहीं है, वहां डीआईजीसी का जैसा कोई मसला नहीं है क्योंकि सरकार की गारंटी है उसमें आपके पास। तो बहुत लुक्रेटिव है फिर सब। दूसरी चीज फायदा क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एनएससी देख लीजिए, पीपीएफ देख लीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स, तो कन्या समृद्धि देख लीजिए जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट है जी। तीसरी चीज 8%, 8.2%, 8.4% जैसे ऊंचे ब्याज हैं जी। आपको 7.1% से लेके 8.2% तक के तगड़े ब्याज हैं, चाहे केवीपी देख लीजिए, पीपीएफ देख लीजिए या एनएससी देख लीजिए, ऐसे। तो ये फायदा है, टैक्स एफिशिएंसी का फायदा है। सरकार को फायदा ये है कि सरकार को एक लंबे वक्त की पूंजी मिलती है और उस पैसे को सरकार जो है कैपेक्स पर खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करती है। उसको सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबे वक्त के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है। सरकार को लंबे वक्त के लिए पूंजी मिलती है। लोगों को भी फायदा इस लिहाज से कि आपने एक बार में पैसा डाल दिया, कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो गया ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर। क्वार्टरली रिवीजन होता है बहुत सारी स्कीमों का स्मॉल सेविंग्स में, लेकिन ज़्यादातर में मतलब कोई बदलाव नहीं। अभी अगर आप पिछले उसमें देख लीजिए कुछ वक्त में, तो कोई खास बदलाव सरकार ने इनके इंटरेस्ट रेट में नहीं किया। इसी वजह से, क्योंकि आम जनता जो है देश भर की, वो जो डाकखाने की स्कीमें हैं या डाकघर की स्कीम है उसमें पैसा लगाती है। तो लोगों को एक तरह से साफ तौर पे फायदा है कि ऐसे वक्त पर जबकि ब्याज दरें निचले साइकिल की तरफ जा रही हैं, आप अपना पैसा डाकखाने की स्कीमों में लगाकर 2-3% का सीधा स्प्रेड आप उस वहां के मुकाबले यहाँ ले सकते हैं जी। एक और फायदा ले सकते हैं होम लोन के मामले में भी सर। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा गया कि रेट कट हुई है तो विशाल अब जो है होम लोन जो है वो सस्ते मिलेंगे, ईएमआई घटने वाली है, लेकिन वहाँ भी एक पेंच है सर। वहाँ एक पेंच है MCLR वर्सेज RLLR वाला। वो वाला मामला क्या है सर, जरा वो भी बता दीजिए। रेपो लिंक्ड वर्सेज ये MCLR वाला। बिल्कुल, तो उसमें मामला ये है कि जो पुराने बोरोवर हैं जिनके पास पहले से होम लोन मान लीजिए मौजूद है,
बैंक उनको जो आरबीआई का रेट कट हुआ है उसका सीधा सीधा फ़ायदा या ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं या उन्होंने देना शुरू कर दिया है। जो नए बोरोवर आएंगे उनके साथ वो अपने मार्जिन को बचाने की जद्दोजहद करेंगे, वहाँ पे अपना मार्जिन निकालने की कोशिश करेंगे जी। सरकारी बैंक सबसे पहले रेट कट कर रहे हैं और एक जो कंपटीशन है जी बैंकों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक लेने का या अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का, वो जो उसका फ़ायदा जो है वो बोरोवर्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है विशाल जी। तो आपने कह रहे हैं कि सर पुराने वाले को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, नए वाले के लिए बैंक सोच रहे हैं कि अपना पहले मार्जिन हम देख लें, बिल्कुल स्प्रेड से जो फायदा होने वाला वो देख लें तब तय करें। लेकिन सर ऐसे में रेट कट के बाद एक और अहम सेक्टर है कि हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट की भी बात कर लेते हैं सर। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, वो वाला मामला क्या है सर, वो भी हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि रेट कट का डिस्कस कर लिया तो हाउसिंग सेक्टर को कैसे छोड़ें। देखिए हाउसिंग सेक्टर पिछले कुछ वक्त से लगातार बूम में है। सरकार की स्कीमें हों, कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों जो घर बनवाने का उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। प्लस अब जो रेट कट का डाउनवर्ड साइकिल जो शुरू हुआ है उसमें अब लोग जो बहुत सारे लोग जो ऊंचे ब्याज की वजह से रुके हुए थे घर खरीदने को लेके, वो अब एक बार फिर से तेज़ी से आगे आ सकते हैं और अपने घर खरीदने की जो डील्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, घर खरीदने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लोन का रेट जो है अब वो 7.75% के भी नीचे कई बैंकों के आ गए हैं। जी। तो इसका फ़ायदा मिलेगा पूरे रियलिटी सेक्टर को, इसका फ़ायदा मिलेगा आम लोगों को जिनको सस्ते ब्याज पे आपको घर खरीदने का एक मौका मिलेगा। और न केवल हाउसिंग सेक्टर को फायदा होगा, इकोनॉमी मुश्किल से गुजर रहे ऑटो सेक्टर को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, जहां पे कि जो कार सेल्स है, कम से कम अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें, वहां पे बिक्री जो है वो सबड्यूड बनी हुई है लगातार। जी। तो वहां भी रेट्स तो कम हुए ही होंगे सर? ऑटो बिल्कुल, रेट सारे अक्रॉस दी जो आपके जो सेगमेंट हैं वहां पर रेट जो है होम लोन से, प्रवीण सर, होम लोन से और कार लोन के अगर कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि 2% का स्प्रेड रहता है सर। मान लीजिए 8% पे होम लोन का मिलता है तो 10% पे शायद कार लोन मिल जाता है या 9% के आसपास का मिलता है। तो वहाँ भी कमी देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।